नमस्कार छात्रों। आज दिनांक 22 जून 2021 वार मंगलवार बीएड पाठ्यक्रम द्वितीय वर्ष के अनिवार्य प्रश्न पत्र अधिगम के आकलन में जिस प्रकरण पर हम चर्चा कर रहे थे उस प्रकरण में आकलन का उद्देश्य के आधारित वर्गीकरण इस प्रकरण पर चर्चा चल रही थी। जो विगत वर्षों में जो प्रश्न पत्र हुए थे उसमें ये प्रश्न पूछा गया था, रचनात्मक आकलन और योगात्मक आकलन में क्या अंतर है या इसमें क्या विशेषताएं हैं, सीमाएं हैं या कमियां हैं। रचनात्मक आकलन फॉर्मेटिव असेसमेंट के बारे में अपन ने अध्ययन कर लिया था। अब बात हो रही है सिमुलेटेड असेसमेंट यानी कि योगात्मक आकलन। छात्रों, फॉर्मेटिव असेसमेंट यानी कि रचनात्मक आकलन और सिमुलेटेड असेसमेंट योगात्मक आकलन मूलभूत रूप से वर्तमान जो शिक्षण व्यवस्था है निजी विद्यालयों में इस पाठ्यक्रम में फॉर्मेटिव असेसमेंट या रचनात्मक और योगात्मक आकलन दोनों ही मूल्यांकन वर्तमान में संचालित है और उसी के आधार पर छात्रों का मूल्यांकन समय समय पर वो किया जाता है। पूरे वर्ष भर में छात्रों के फॉर्मेटिव असेसमेंट लगभग 3 या 4 होते हैं, जबकि सिमुलेटेड असेसमेंट मात्र 2 ही होते हैं। सिमुलेटेड असेसमेंट 6 माही यानी कि 6 माह और अगले 6 माह के बाद दूसरा असेसमेंट। रचनात्मक आकलन का जो मूलभूत आधार है वह छात्रों पर यानी कि बाल केंद्रित है और प्रजातांत्रिक है, लोकतांत्रिक है, जिसमें मूलभूत बात वह है कि छात्रों को केंद्र बिंदु मानकर उसके इर्द गिर्द सारी प्रक्रियाएं उसके अंदर संचालित होती हैं, जिसमें छात्रों को सिखाया जाता है, अधिगमित करवाया जाता है, शिक्षक उसमें अपनी सहभागिता देता है और उसी के आधार पर छात्र स्वयं अपने विवेक के आधार पर साथ के साथ छात्र समूह की सहभागिता के आधार पर कार्य करता है। शिक्षक के द्वारा उस कार्य का निरीक्षण या पर्यवेक्षण किया जाता है और फिर उसका यथोचित जो भी मूल्यांकन होता है, आकलन होता है, वो शिक्षक द्वारा यह शिक्षक गौण होता है, छात्र केंद्र बिंदु होता है। ठीक जस्ट का उल्टा योगात्मक यानी सिमुलेटेड असेसमेंट की जो बात की जाती है उसमें ये प्रत्यक्ष होता है। क्या मूलभूत बात ये देखी जाती है कि छात्रों के आयु वर्ग और योग्यता के वर्ग के आधार पर ही छात्र उसमें क्रिया करता है, लेकिन यह केंद्र बिंदु शिक्षक है। यह शिक्षक के द्वारा दिशा निर्देशों के आधार पर, उसके गाइडेंस के आधार पर, उसके तत्वाधान में छात्र क्रिया करते हैं और छात्रों को शिक्षक के दिशा निर्देशानुसार ही कार्य करते हुए उनकी गतिविधियों के आधार पर, उनकी योग्यताओं के आधार पर, उनकी लर्निंग असेसमेंट के आधार पर ही उनका आकलन तय किया जाता है, उनका मूल्यांकन किया जाता है। फिर दूसरी बात ये आती है कि छात्रों के द्वारा जो भी कार्य किया जा रहा है, चाहे साथीगत समूह के द्वारा या स्वविवेक के आधार पर, स्वयं के द्वारा, उसमें शिक्षक अपनी योग्यता के आधार पर ही, अपने गाइडेंस के आधार पर, अपने दिशा निर्देशों के आधार पर छात्रों को मूल्यांकन करता है। अब मूल्यांकन के लिए अंक और ग्रेड देने की जो परंपरा है वो वर्तमान प्रणाली में प्रचलित है और उसको अंक और ग्रेड देने के साथ साथ उसके आकलन के सभी पक्षों के बारे में देखता है कि वो बालक रचनात्मक पक्ष तो है ही है, साथ साथ उसके अन्य पक्षों के बारे में यानी कि कोरिलेटेड एक्टिविटी या शैक्षणिक गतिविधियों के बारे में भी उनमें जोड़ते हुए और समग्र आकार में, समेकित ढंग से समग्र आकार में, योगात्मक आधार में उसका आकलन तय करता है कि बालक ने वर्ष भर में क्या सीखा। उसका परीक्षण करता है, उसका निरीक्षण करता है, उसका आकलन करता है। और योगात्मक आकलन में वह छात्रों के आकलन के दरमियान वह यह
देखने का प्रयास भी करता है और ये तय करता है कि छात्र अपनी सहभागिता के माध्यम से और साथी समूह या साथी छात्रों की सहभागिता से उन्होंने कितना ज्ञान अधिगमित किया है, कितना वह शैक्षणिक गतिविधियों में इन्वॉल्व रहा है, साथ ही साथ उसमें व्यावहारिक कुशलता का विकास कहाँ तक हुआ है, उसमें व्यावहारिकता का माहौल या व्यवहार उसमें आया नहीं आया, वह इस विद्यालय परिदृश्य में उसने नया क्या इनोवेशन किया है, नवाचार क्या लाया है, यह सभी बातें उस योगात्मक या सिमुलेटेड असेसमेंट में देखी जाती है। तो आज हम योगात्मक आकलन के माध्यम से बालकों की समस्त गतिविधियों के बारे में जो छात्र संबंधी निर्णय होता है वो शिक्षक लेता है, और आगे जो प्रकरण रहा है अपना योगात्मक आकलन की प्रमुख विशेषताएं, उन विशेषताओं के बारे में हम एक वन बाय वन हम चर्चा करेंगे। पहली जो विशेषता है, निर्णय करने की जो क्षमता होती है, उस क्षमता का विकास या निर्णय करने की जो प्रक्रिया होती है वो किस तरह से होती है। योगात्मक आकलन में जो छात्रों को अधिगम उपलब्धि परीक्षण के आधार पर, यानी कि जो छात्रों की वार्षिक जो उपलब्धि होती है उसके बारे में निर्णय करना है। अगर बालक न्यूनतम है उपलब्धि में तो उसका मूल्यांकन उच्च बनाने का प्रयास किस तरह से किया जाता है, क्योंकि हमें इस बात का पहले से पता लग जाता है कि जब पहला असेसमेंट होता है, सिमुलेटेड असेसमेंट, फर्स्ट वाले में ही उसके बारे में हमें पता लग जाता है कि बालक इसके बारे में कितनी जानकारी रख रहा है, और उसकी जो प्रक्रिया है उपलब्धि परीक्षण या उपलब्धि ग्रहण करने की, उसमें हम उत्तरोत्तर और कितना विकास कर सकते हैं। अगर उसमें न्यूनतम है तो उसकी उपलब्धि को बढ़ाने का प्रयास करेंगे और उसको अन्य छात्रों के द्वारा उसको सहायता प्रदान कराया जाएगा। शिक्षण जो शिक्षक होता है, अध्यापक होता है, वह अपना आकलन की प्रक्रिया के आधार पर यह पता लगता है कि बालकों के किस बालक के बारे में हम मुझे और अधिक ध्यान देना है, और उसकी उचित निर्णय के आधार पर ही वो शिक्षक वो बालकों पर अपना ध्यान देना शुरू करेगा। फिर दूसरी विशेषता होती है छात्रों, विषय वस्तु और आयु भार या आयु स्तर। बालकों को जो विषय वस्तु प्रदान की जा रही है उस विषय वस्तु के आधार पर ही उस छात्रों के आयु स्तर का भी ध्यान रखा जाता है कि जो विषय वस्तु दी जा रही है वो छात्रों के मानसिक आयु को ध्यान रखते हुए नहीं है, उसकी एज लिमिट, कहीं विषय वस्तु कोई भारी ना हो जाए, कठिन ना हो जाए, क्लिष्ट नहीं हो जाए कि बालक उसको ग्रहण करने में कहीं अक्षम ना हो जाए, तो उसकी आयु वर्ग को भी ध्यान रखा जाता है, मानसिक क्षमता को भी ध्यान रखा जाता है, उसकी कैपेसिटी ग्रहणशीलता भी ध्यान रखा जाता है। हर तरीके से उस विषय वस्तु को छात्रों को जोड़ा जाता है और विषय वस्तु और आयु के उचित कॉम्बिनेशन के माध्यम से छात्रों को अधिगमित करवाया जाता है। अब अगला जो आता है परीक्षण और कार्य के आधारित प्रक्रिया होती है। अब इसमें छात्रों का जो बौद्धिक परीक्षण होता है वह उसके कार्य करने के आधार पर तय होता है कि बालक कितना सीख रहा है और कितना उस कार्य के आधार पर वो ग्रहण करने की कोशिश कर रहा है। जैसा कि हम गणित विषय को समझ लें, गणित विषय की प्रक्रिया को हमें समझना है तो उसके कार्य करने के आधार पर ही हम सीख सकते हैं। छात्रों को गणित विषय के बारे में सिखाया जा रहा है, उसको बताया जा रहा है, अब छात्रों को उसके बारे में बताया जा रहा है तो उसका व्यवहारगत परिवर्तन उस गणित विषय के बारे में कितना आ रहा है, और यह परिवर्तन आता है तो उसके आकलन करने के जो प्रकार हो जाते हैं वो दो प्रकार के हो जाता है। पहला तो उसको गणित संबंधी प्रश्न सैद्धांतिक ज्ञान दिया जाता है। दूसरा जो आकलन करने का तरीका है उसका व्यवहारगत परिवर्तन, तो बालकों को जो सैद्धांतिक ज्ञान दिया उसका दूसरा पक्ष व्यवहारगत परिवर्तन कितना हुआ है, उसको गणितीय अंकन करना आ रहा है नहीं आ रहा है, वह बाजार की देनी गणितीय जो प्रक्रिया हैं उन प्रक्रियाओं को वो दैनिक जीवन में उसको सोल्व कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है। तो इस आधार पर शिक्षक निर्णय ले सकता है कि बालक ने जो सैद्धांतिक ज्ञान किया है वो वहीं तक सीमित है कि उसको व्यावहारिक ज्ञान भी उसको प्राप्त हुआ है नहीं हुआ, उसका आकलन भी उसको साथ साथ कर सकता है और शिक्षक इस पर उचित निर्णय ले सकता है। चौथा तो आता है छात्र के क्या कार्य के व्यवहार के आधार पर छात्र को शिक्षा में सैद्धांतिक ज्ञान तो दिया जाता है
लेकिन सैद्धांतिक ज्ञान के आधार पर छात्रों को कार्य करने के आधार पर व्यावहारिक ज्ञान भी उचित आना चाहिए, क्योंकि शिक्षक जो होता है उसका मूलभूत जो कार्य होता है उसको पाठ्यक्रम पूरा करना है, और पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए उसको सैद्धांतिक ज्ञान के साथ साथ छात्रों को व्यावहारिक ज्ञान भी देना जरूरी है। अब व्यावहारिक ज्ञान को लिए वो उसमें अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन लाने के लिए तो वो पूरा कोशिश करता है कि पाठ्यक्रम से जोड़ते हुए उसको करें। साथ ही साथ उसको उचित तरीके से ऐसे उचित उदाहरणों के माध्यम से बालकों में व्यवहारगत परिवर्तन लाने का प्रयास करता है। उनको व्यावहारिक व्यवहार के माध्यम से जो दैनिक जीवन में उनके माध्यम से कहीं ना कहीं उनको उससे सामना करना पड़े, तो उनके बारे में छात्रों को अवगत कराता रहता है और ये उन तथ्यों को भी जोड़ता रहता है जो उनको बालकों को प्रत्येक गतिविधि में अपने आप को अच्छे से अच्छा साबित करने की कोशिश करता रहे बालक, और छात्र के उचित व्यवहार का श्रेष्ठ बनाने का जो श्रेष्ठ व्यवहार होगा वही उसके कार्य के आधार पर तय किया जाएगा। तो बालक का व्यवहार किस तरह से परिवर्तित हुआ कि उसने उससे उस तरह से कार्य किया। अगर कार्य नहीं करता है तो उसमें व्यवहारगत परिवर्तन नहीं आ सकता। तो पहले कार्य करना पड़ेगा, उसके लिए उसको मेहनत करनी पड़ेगी, परिश्रम करना पड़ेगा, उसी के आधार पर उसका उचित व्यवहार भी परिलक्षित होगा और उसी के आधार पर शिक्षक उसका उचित निर्णय कर सकता है, उसका आकलन कर सकता है। कौशल विकास की प्रक्रिया अगला जो विशेषता है, कौशल विकास की प्रक्रियाओं में बालकों को सिर्फ सैद्धांतिक ज्ञान के साथ साथ व्यावहारिक ज्ञान तो दिया ही जा रहा है, लेकिन उसको कौशल विकास या कुशलता का विकास करने के लिए उसको विभिन्न प्रकार के रचनात्मक कार्यों को दिया जाता है। उसको पोस्टर बनाने के लिए, चित्र बनाने के लिए, लिखन कार्य करवाने के लिए, प्रोजेक्ट देने के लिए, अन्य प्रकार के कोई भी किसी प्रकार के जो रिटर्न वर्क होते हैं जिसमें छात्रों की योग्यता का विकास हो सके, कुशलता का विकास हो सके, ऐसे श्रेष्ठ प्रदर्शनों के लिए शिक्षक छात्रों को कौशल विकास की जो आवश्यकता होती है उस आवश्यकता के अनुसार उनको उचित वार्ता भी करता है, बातचीत भी करता है और उसके लिए उचित सुझाव भी प्रदान करता है। फिर छात्र जागरूकता की प्रक्रिया। अब शिक्षक शिक्षण कार्य तो कर रहा है, तो उस कार्य के साथ साथ छात्रों को उचित रूप से जागरूक भी कर रहा है कि उसमें किस प्रकार की जागरूकता आनी चाहिए, और उसको नए नए तथ्यों के साथ साथ नई नई प्रक्रियाओं के साथ नवीन ज्ञान प्रदान करते हुए उनको यथा समय उनको मोटिवेट करता है, उनको जागरूक करने का प्रयास करता है। छात्रों, समय सीमा आगे इजाज़त नहीं दे रही, आज की क्लास यहीं तक होगी। नेक्स्ट कल मिलेंगे, आज के लिए इतना ही।